जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G अकेडमी में। जैसा कि मैंने आप लोगों से सभी से वादा किया था कि मैं अपने इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एसएसटी तथा हिंदी की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो हूं नहीं कि सारी सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ा लूं। लोग क्या करते हैं कि सारी सब्जेक्टें जो है स्वयं पढ़ाया करते हैं, लेकिन मैं सारी सब्जेक्टें मुझे नहीं आती हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ और इंग्लिश की क्लासें प्रोवाइड करने वाला हूं। और अब बात आई शेष सब्जेक्ट, जैसे एसएसटी क्या हुए, हिंदी क्या हुई, कैसे उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, और बायोलॉजी भी मुझे नहीं आती है। मैं आप लोगों को सीक्रेट बात बता रहा हूँ, बायोलॉजी भी नहीं जानता हूँ। तो अब इन सारी सब्जेक्टों के लिए क्या करूंगा, मैं इन सारी सब्जेक्टों के लिए आप लोगों के लिए एक और टीचर का अरेंजमेंट करूंगा। जैसे कि मेरे साथ हैं हमारे नवीन मिश्रा सर जी, आइए। ये आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे और हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो है ये इन्हीं की क्लास है, और अपनी इस क्लास में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रिसोर्सेस ऑफ द डेवलपमेंट, यही तो है सर, क्या है शायद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हाँ, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट आज आप लोगों को यही पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने चुनकर आप लोगों के लिए इन्हें सेलेक्ट किया है, और ये अच्छा ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और ऐसा कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंश 5G अकेडमी पर। मैं नवीन कुमार मिश्रा कवर करने वाला हूँ आपकी ज्योग्राफी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। अब तो हम संसाधन से स्टार्ट करते हैं। संसाधन होते क्या है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वह सब कुछ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। पर्यावरण में उपस्थित वह सब कुछ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति। बट कहीं ना कहीं अभी ये परिभाषा परिपूर्ण नहीं है, और इसमें अभी कुछ कंडीशन लगना बाकी है। अब कंडीशन कैसी होंगी, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके नीचे हमें ½ kg सोना मिला, और फिर जब हम लोग अपनी मशीन लेके गए खुदाई करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट आ गई, लागत कास्ट जो हमारी आई 1 करोड़ आई हमारी, 1 करोड़। पर जब हम इसे निकाल कर लेके गए मार्केट में बेचने के लिए, तो इसकी सेल्स प्राइस हमारी आई 60 लाख। तो क्या हुआ, हमारा लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 40 लाख का। तो जहां पर हमारा लॉस हो रहा है वो हमारे संसाधन नहीं है। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए पृथ्वी के नीचे सोना ज्यादा नीचे ना होकर यहीं पर है, बट यहाँ पर कोई घर है, टेम्पल है या मस्जिद है, जिसे जब हम तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां के कुछ व्यक्ति लाठी डंडे या सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना रहती है। जाते हैं, नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं है। ये सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं है, और ये क्या आर्थिक रूप से संभव नहीं है। ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। हाँ, नहीं है संभव। कैसे नहीं संभव? आप बेचेंगे भाई साहब, 1 करोड़ का सोना आपकी मार्केट से खरीद लेके आए, आप 60 लाख में से बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। मतलब अगर हमारी 1 करोड़ लागत है, अगर 1 करोड़ 12 लाख से 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ से ऊपर मिलता है हमें, तो क्या होगा, हम बेच देते। बट हम इसकी खुदाई ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें अमेरिका जाना है, तो क्या बैलगाड़ी से जाएंगे? अरे नहीं जाएंगे भाई साहब वहां से। तो हमारी जो
डिफिनीशन मतलब परफेक्ट डिफिनीशन हमारी हुई, परफेक्ट डिफिनीशन हमारी परफेक्ट डिफिनीशन ही हुई कि पर्यावरण में उपस्थित या हमारे चारों ओर उपस्थित वह सब कुछ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा वह आर्थिक रूप से संभव और सार्वजनिक रूप से मान्य है। अब हमारे चारों ओर, ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पर्यावरण का अर्थ है, परिमित होता है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित वह सब कुछ, या ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित वह सब कुछ। अब आता है एक क्वेश्चन आता है कि क्या मानव संसाधन है? आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है तो संसाधन का निर्माता भी है। तो आइए हम देखते हैं हैशटैग मानव एक संसाधन के रूप में क्या है। हैशटैग मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में। संसाधन के रूप में समझ लीजिए ये मानव है, इसके चारों ओर क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण में क्या है? संसाधन उपलब्ध है। और संसाधन का मानव क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। मानव के चारों ओर पर्यावरण, मतलब मानव पर्यावरण में है, पर्यावरण में संसाधन है और संसाधनों का उपयोग मानव कर रहा है। मानव के पास तकनीक है, अब तकनीक का क्या यूज है? तकनीक संसाधन तो हमें प्राप्त है, बट हम संसाधन को यूज में लाएं कैसे, वो हमें तकनीक बताएगी। जैसे हमें ऐसे तो तेल का कुआं जब भंडार मिला था तो ऐसे निकल के आ नहीं गया होगा कि लीजिए हम आपके लिए आए हैं, आप हमें यूज कीजिए। तो उसके लिए मानव ने कहीं ना कहीं कोई तकनीक यूज की होगी। मानव ने जब तकनीक यूज की और उसे यूज करने के लायक बनाया। फिर हमारा तीसरा नंबर है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाएं की क्यों आवश्यकता पड़ी? जब शिक्षण संस्थाएं रहेंगी तभी हमारी तकनीक डेवलप होगी, और जितनी ही हमारी तकनीक डेवलप होगी उतने ही संसाधन हमें पर्यावरण से मिलते रहेंगे और उसे हम और भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज में अपने लाते रहेंगे। अब हम आइए इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। जिस देश के पास या जिस व्यक्ति के पास जितने ही अधिक संसाधन होंगे वह व्यक्ति या देश उतना ही समृद्ध होगा। देश जैसे हमारे और चाइना के बीच एंड इंडिया के बीच, चाइना एंड बैटल हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज के लिए ही हो रहे हैं। वो हमारी रिसोर्सेज, भूमि भी एक संसाधन है, रिसोर्स है, और भूमि के लिए ही हमारे उसके बीच में झगड़े होते रहते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगर आ भी जाता है, आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, तो आप लिख देंगे। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला हमारा उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, दूसरा है मानवकृत। जैसा कि प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृति से उपलब्ध जितने भी संसाधन है, तब प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। मानवकृत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो मानवकृत है। अब मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं क्योंकि मान दे भी देता हूँ। मानवकृत से हमारा ये पेन है, बोर्ड है, साइकिल है, बाइसिकल है, जितने सारे सब मानवकृत संसाधन है। दूसरा हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसका मतलब होता है कहाँ से आए। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। अब बताइए आप मानव कौन सा संसाधन है? मानव एक जैविक संसाधन है, मतलब जीवित चीजों से प्राप्त या जीवित चीजें जो
हमारे लिए संसाधन का प्रयोग मतलब यूज में आ रहे हैं, सब जैविक संसाधन से। मानव हो गया, वनस्पति हो गई, वनस्पति, अजैविक मृत जीवों से प्राप्त जितने भी संसाधन हैं सारे के सारे अजैविक संसाधन हैं। आप मृत जीवों समझ लीजिए, हमारे धातुएं हैं, जैसे गोल्ड हो गया, हमारा चांदी हो गया, जितने भी धातुएं हैं सब हमारे अजैविक हैं। चट्टाने हो गई, ये भी अजैविक है। हमारी भूमि हो गई, ये भी अजैविक है। तीसरा नंबर हमारा है पुनः प्राप्त के आधार पर। पुनः प्राप्त जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि जिनका हम रिसाइकल कर सकें या फिर हम उनका यूज करने के बाद दूसरी बार फिर यूज कर सकें। पहला हमारा नवीकरणीय, ऐसे संसाधन जिनका हम यांत्रिक, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करके हम बार बार उन्हें यूज में लाते रहते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय, जिनका हम एक बार यूज करके वो करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे हमारे लिए पेट्रोल हो गया, कोयला, डीजल। नवीकरणीय में हमारा वायु हो गया, जल हो गया। वायु हमें ऑक्सीजन देती है, ये भी हमारे संसाधन है। जल हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी संसाधन है। लेकिन वायु में हम पवन चक्की लगाकर उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं विद्युत के रूप में। जल बड़े बड़े बांध बनाकर उनका भी हम विद्युत के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। हमारा चौथा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत जैसे नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत जैसे हमारे क्या हो गया, बाग हो गए, खेत हो गए, हमारी पर्सनल कोई गाड़ी हो गई, तो हमारे व्यक्तिगत है। दूसरा सामुदायिक, कुछ व्यक्तियों के लिए हो, वो सामुदायिक संसाधन होते हैं। जैसे हमारे पार्क हो गए, नहरें हो गई, सड़कें हो गए, पुल हो गए, ये सब के सब सामुदायिक संसाधन हैं। पार्क में कोई आए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, नारे से कौन सिंचाई कर रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई पर्सनल आपकी कोई चीज है और उसमें कोई हस्तक्षेप करता तो ये कहते हैं भाई मत करो, ये मेरा है, मतलब लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तीसरा हमारा राष्ट्रीय, किसी भी देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और इस पर सामान्यतः देखा जाए तो उस देश की सरकार का अधिकार होता है या मालिकाना हक उस देश की सरकार का होता है। अब एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे देश में संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन है। चौथा हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संस्थान में कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हो गई, जैसे हमारे क्या है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है हमारा, या फिर 12 मील तक समुद्री क्षेत्र का जो अधिकार है वो हमारे पास नहीं रहता है, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्हीं के पास है, तो वो हमें अधिकार देती हैं। 12 मील तक समुद्री क्षेत्र होता है हर देश के पास, तो क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन हमारे लिए। हम थोड़ा 5 मिनट के टॉपिक से हटकर स्टार्ट करते हैं मैप, क्योंकि अगर आप मैप नहीं जानते तो इसका मतलब आपकी 60% ज्योग्राफी कितना ही भी हार्ड वर्क कर लें आपकी नहीं तैयार है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैप में पहले स्किल करते हैं। बात रही मेहनत की, तो थोड़ा आप करिए थोड़ा हम करिए, कुछ सही कुछ बड़ा कुछ होता है। यहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इससे हमारा लगता हुआ SP, ये 4 हरियाणा, और हरियाणा से ही हमारा श्री यूपी, और यूपी का बड़ा भाई बिहार। तेलंगाना में एक पैलेस पड़ता है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में एक गांव पड़ता है कैपो कमोरियम, वो स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में था। गुजरात में एक स्थान पड़ता है गुहार मोती, जो स्थलीय सीमा की सबसे लास्ट पश्चिमी बिंदु है। और इन्हें सिक्किम को छोड़कर इन सभी राज्यों को स्टेट आपदा सेवा सिस्टम यानी 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। हालांकि ये क्लास 9th का सिलेबस है फिजिकल जियोग्राफी, बट हमें अभी जब हम सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम राज्य रटते रहते हैं और फिर क्या होता है, उस राज्य की मिट्टी उस राज्य में हम मिश्रित कर देते हैं और इससे हमारे आंसर गलत चले जाते हैं।
के अपने सिलेबस मेन टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज पर। संसाधनों क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज में हम लोग स्वामित्व के आधार पर पढ़ रहे थे। स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत जो पर्सनल व्यक्ति, फिर होता है सामुदायिक, कई लोगों के लिए। सामुदायिक के बाद होता है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय के बाद होता है अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत में क्या होता है? व्यक्तिगत वो होता है जो किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए ही केवल अलॉट हो। हमारा घर हो गया, हमारे बाग हो गए। सामुदायिक कुछ नहरें, पार्क हो गए। और राष्ट्रीय जितने भी संसाधन किसी देश में उपलब्ध हो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन पर प्रायः उस देश की सरकार का स्वामित्व रहता है या अधिकार रहता है। अंतरराष्ट्रीय कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हो गई तथा 12 मील तक जो समुद्री क्षेत्र रेखा का अधिकार होता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विकास के आधार पर भी प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित, तीसरा होता है भंडारण यानी स्टॉक, और चौथा होता है संचयी। संभावित संसाधन में वे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं, बट तकनीक के कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो सका है। नहीं हो पाया है, वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। संभावी जो किसी प्रदेश में उपस्थित है, पर तकनीक के कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाया है। जैसे राजस्थान में क्या जल और पवन ऊर्जा को विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, बट अभी कुछ तकनीकों में कुछ मात्रा में ही किया गया। विकसित संसाधन आप ही समझ चुके ही होंगे कि वे संसाधन जिनका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है और फिर उनकी मात्रा निश्चित कर दी गई। जैसे हमारे पेट्रोल हो गए, डीजल, कोयला हो गए, इनका विकास हो चुका है। ये कुएं का पता लगाया जा चुका है, इनका आयात निर्यात भी हो रहा है, और ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी हैं। अभी अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। अब बारी आती है भंडारण की। भंडारण पर्यावरण में उपस्थित हुए संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, बट हमारी पहुंच से, अब तकनीकी अभाव में अभी पहुंच से वो बाहर है। जैसे जल 2 ज्वलनशील गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का फार्मूला आप जानते हैं, H2O होता है, और ये 2 ज्वलनशील गैसों से मिलकर बना है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर के हम अलग काबू में कर सकें तो यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में भी उपलब्ध हो सकता है। बट अभी हमारी तकनीक इतनी डेवलप नहीं हो सकी, इतना साइंस भी डेवलप भी नहीं हो पाया है कि इनको अलग करके ऊर्जाओं के रूप में अलग करके ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में लाया जा सके। अब बात आती है संचित संसाधन की। अब संचित संसाधन भंडारण का ही एक अंग होते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा तकनीक का इस्तेमाल करके। अभी भी हो रहा है, बट कुछ ही मात्रा में हो रहा है। कुछ ही मात्रा में, जैसे जल का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, पवन का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, लेकिन अभी कुछ मात्रा में हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।